नमस्ते दोस्तों। हमारी सीरीज में हम विभिन्न संकेतकों को समझने का प्रयास करेंगे जो कि मूलतः विकास को दर्शाने वाली जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के विकल्प के रूप में देखा जाता है। पिछली वीडियो में हमने इनकेस नामक एक आयरिश इकोसिस्टम अकाउंटिंग प्रोजेक्ट यानी पारिस्थितिकीय तंत्र लेखांकन परियोजना के विषय में जाना था। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए एक और नए संकेतक को देखते हैं जिसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता निर्देशांक कहा जाता है। इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि पहला, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता क्या है, यह कैसे अस्तित्व में आया, इसके 4 पिलर्स या स्तंभ। चौथा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के डोमेन्स एंड इंडिकेटर्स यानी क्षेत्र और संकेतक। और 5वां, 2015 ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये समझते हैं कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस आर्थिक और नैतिक प्रगति का एक पैमाना है। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक मेजर्स मात्रात्मक आर्थिक उपायों पर सख्ती से ध्यान केंद्रित करने के बजाय सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जीवन की गुणवत्ता के कारकों में एक विकसित मिश्रण को ध्यान में रखती है। यह शब्द भूटान के महामहिम चौथे राजा जिग्मे सिंह वांगचुक द्वारा 1970 के दशक में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद के विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया था। GNH की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि शाश्वत विकास के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो कि प्रगति और कल्याण हेतु गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व दे सके। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस सूचक एक सिंगल नंबर इंडेक्स या इसे सूचक भी कहते हैं जिसे 9 क्षेत्रों के तहत वर्गीकृत 33 इंडिकेटर्स या संकेतकों में से विकसित किया गया है। इसका निर्माण एक मजबूत बहुआयामी पद्धति पर आधारित है जिसे अल्कार फॉस्टर पद्धति के रूप में जाना जाता है। यदि इस पद्धति के संबंध में आपका कोई प्रश्न है तो आइए 1 मिनट में इसके ऊपर ध्यान देते हैं। अल्कार फॉस्टर मेथड सबीना अल्कार और जेम्स फॉस्टर द्वारा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव में विकसित किया गया है। यह पॉवर्टी यानी गरीबी और वेलबींग यानी खुशहाली मापने का एक फ्लेक्सिबल टेक्निक है। यह स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट या विशिष्ट संदर्भों के अनुकूल उपायों को बनाने के लिए विभिन्न आयामों और संकेतकों को शामिल कर सकता है। इसका मतलब है कि अल्कार फॉस्टर पद्धति का उपयोग कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। अल्कार फॉस्टर मेथड के एक प्रकार को नियोजित करते हुए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स हमें मिलता है। आइए अब हम दूसरे सवाल पर ध्यान देते हैं कि यह कैसे अस्तित्व में आया। जब विश्व 1970 के दशक में आधुनिकीकरण की ओर बढ़ा तो चौथे राजा जिग्मे सिंह वांगचुक ने प्रसन्नता और हितों को लेकर बार बार कुछ सार्वजनिक घोषणाएं की। महामहिम ने 1970 के दशक में देखा कि कई राष्ट्रों ने सफलतापूर्वक आधुनिकीकरण की तरफ अपना रुख किया है जो अपने आप को विकसित देशों की सूची में देख रहे थे। लेकिन यह पारंपरिक विकास की एक प्रक्रिया भी थी जो अक्सर लोगों की एक सार्वभौमिक इच्छा उनके जीवन में सुख और शांति को अनदेखी करती थी। इसके विपरीत भूटान में लोगों की प्रसन्नता पर हमेशा ध्यान दिया जाता रहा है। 1729 में एकीकरण के समय लिखी गई भूटान की फर्स्ट लीगल कोड यानी पहली कानूनी संहिता में कहा गया है कि अगर सरकार अपने लोगों के प्रसन्नता को बढ़ावा नहीं दे सकती तो सरकार के होने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। महामहिम की यह उक्ति जो कि एक मुहावरा बन गया। GDP सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में GNH ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता अधिक महत्वपूर्ण है। इसे 1986 में फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन में एक साक्षात्कार के दौरान छापा गया। उस साक्षात्कार में उन्होंने कहा, हम आश्वस्त हैं कि हमें संतोष और प्रसन्नता को अपना लक्ष्य बनाना है, चाहे हम प्रति व्यक्ति आय और समृद्धि बढ़ाने में 5 या 10 साल का समय ही क्यों न ले लें, क्योंकि ये विकास उस प्रसन्नता को प्राप्त करने की गारंटी नहीं दे सकता जो राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव, भूटानी संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा दे सके। यह स्पष्ट है कि केवल GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद पर निर्भर रहने से प्रसन्नता और हितों का वातावरण नहीं मिल सकता। GDP से परे कोई समग्र नीति अपनानी होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि राजा जिग्मे ने इस नई मैट्रिक के बारे में कितनी गंभीरता से सोचा था, लेकिन भूटानी विद्वानों ने तब से इस विचार को उठाया और इसके साथ चल पड़े। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो कि एक वैज्ञानिक उपाय के रूप में विकसित हुआ, एक समय में अलग थलग पड़े राज्य के आर्थिक और नैतिक विकास को मापने का जरिया बन गया। 1998 में
भूटान सरकार ने इस विषय पर शोध करने के लिए सेंटर फॉर भूटान स्टडीज एंड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस सूचकांक और ऐसे संकेतकों को विकसित करना था जिसे सरकार अपने सार्वजनिक नीति निर्णयों में शामिल कर सके। इस पहल के महत्व की सराहना करते हुए 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हैप्पीनेस टुवर्ड्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट यानी प्रसन्नता विकास की ओर एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सदस्य देशों को भूटान के उदाहरण का पालन करने और प्रसन्नता तथा कल्याण को मापने व प्रसन्नता को फंडामेंटल ह्यूमन गोल यानी मूलभूत मानव लक्ष्य कहने का आग्रह किया गया। आइए अब देखते हैं 4 पिलर्स ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस सेंटर ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए GNH के 4 पिलर्स या स्तंभों को विकसित किया। यह है गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी शाश्वत विकास, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर यानी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण। 2008 के संविधान के अनुसार सांसदों को नए कानून पर विचार करते समय प्रत्येक पिलर को ध्यान में रखना आवश्यक है। लेकिन हाल ही में GNH की व्यापक समझ बनाने और GNH मूल्यों की समग्र श्रेणी को प्रतिबिंबित करने के लिए 4 पिलर्स को 9 डोमेन में वर्गीकृत किया गया। GNH इंडेक्स किसी भी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक यानी जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि इसे अलग अलग जनसंख्या समूह के अनुसार समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच GNH की तुलना की जा सकती है, या जिले के अनुसार की जा सकती है, या किसी और आयाम के आधार पर भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए हम यह देख सकते हैं कि कौन से समूह में शिक्षा की कमी है। इंडिकेटर्स एंड डोमेन्स यानी संकेतक और डोमेन का उद्देश्य खुशहाली के विभिन्न पहलुओं और अंतर्निहित मानवीय जरूरतों को पूरा करने के विभिन्न तरीकों पर जोर देना है। डोमेन्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। GNH मूल्यों की समग्र श्रेणी के मापन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर भूटान स्टडीज CBS द्वारा एक क्षेत्र आधारित ढांचा अपनाया गया है। ढांचे में GNH के 9 क्षेत्रों का आधार लिया गया है। वह है साइकोलॉजिकल वेलबींग, हेल्थ, टाइम यूज, एजुकेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, गुड गवर्नेंस, कम्युनिटी वाइटैलिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस एंड लिविंग स्टैंडर्ड। इसे हम मनोवैज्ञानिक खुशहाली, स्वास्थ्य, समय का उपयोग, शिक्षा, सांस्कृतिक विविधता और लचीलापन, सुशासन, सामुदायिक जीवन की शक्ति, पारिस्थितिकीय विविधता और प्रतिरोध क्षमता और जीवन स्तर भी कह सकते हैं। 9 डोमेन समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक डोमेन को GNH के एक घटक के रूप में इसके आंतरिक महत्व के संदर्भ में समान माना जाता है। डोमेन भूटानी लोगों की वेलबीइंग के प्रत्येक घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यहाँ वेलबीइंग शब्द का अर्थ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा द्वारा निर्धारित मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार अच्छे जीवन की शर्तों को पूरा करना है। इन डोमेन्स के बीच के फासले को देखा जाए तो यह पाया जाता है कि उनमें एक बड़ी संख्या है, जैसे संतुलित समय का उपयोग, मनोवैज्ञानिक खुशहाली, सामुदायिक जीवन शक्ति व सांस्कृतिक विविधता, आय और भौतिक उपभोग से काफी स्वतंत्र है। इनके प्रयोग से कल्याण और सुख की अवधारणा की परिभाषा और विषय वस्तु बहुआयामी हो जाती है। आइए हम इन 9 डोमेन को और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करें। पहला, साइकोलॉजिकल वेलबीइंग, मनोवैज्ञानिक सेहत। यह डोमेन यह समझने का प्रयास करता है कि जीवन की गुणवत्ता का अनुभव कैसे करते हैं। इसमें जीवन की संतुष्टि जैसे रिफ्लेक्टिव कॉग्निटिव इवैल्यूएशंस यानी चिंतनशील ज्ञान संबंधी मूल्यांकन, और जीवन की घटनाओं के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक भावनाओं व प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। इसमें अध्यात्म को भी शामिल किया गया है। दूसरा, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। इस डोमेन में मानव शरीर और दिमाग की स्थितियां शामिल है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों को शामिल करके स्वास्थ्य को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। एक स्वस्थ जीवन की यह गुणवत्ता होती है कि हम बिना किसी थकान या शारीरिक तनाव के अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने में सहायता करती है। तीसरा, टाइम यूज, समय का उपयोग। यह डोमेन हमारे रोज के काम, नींद और दूसरी गतिविधि पर बिताए गए समय की प्रकृति का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। और हार्मोनियस वर्क लाइफ बैलेंस यानी एक सामंजस्यपूर्ण कार्य और जीवन के मध्य संतुलन बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। चौथा, एजुकेशन, शिक्षा
औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को शामिल करने के अलावा यह डोमेन विभिन्न प्रकार के ज्ञान, मूल्यों और कौशल का आकलन करने का भी प्रयास करता है, जो ज्यादातर अनौपचारिक रूप से हासिल किए जाते हैं। पांचवा, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, सांस्कृतिक विविधता और लचीलापन। ये सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता और ताकत पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसके अंतर्गत फेस्टिवल्स, नॉर्म्स एंड क्रिएटिव आर्ट्स, त्योहारों, मानदंडों और रचनात्मक कलाओं को सम्मिलित किया जाता है। छठा, गुड गवर्नेंस, सुशासन। सुशासन का क्षेत्र इस बात का मूल्यांकन करता है कि लोग विभिन्न सरकारी कार्यों को उनकी प्रभावकारिता, ईमानदारी और गुणवत्ता के संदर्भ में कैसे देखते हैं। यह संकेतक स्थानीय स्तर पर सरकारी निर्णयों में भागीदारी के स्तर और विभिन्न अधिकारों और स्वतंत्रता की उपस्थिति का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। सातवां, कम्युनिटी वाइटैलिटी, सामुदायिक जीवन शक्ति। यह डोमेन समुदायों के भीतर संबंधों और मेलजोल की ताकत और कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। यह डोमेन परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के बीच सामाजिक एकता व वॉलंटियरिंग या स्वयं से समाज के लिए कुछ अच्छा करने जैसी प्रथाओं पर जानकारी एकत्र करता है। आठवां, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, पारिस्थितिकीय विविधता और प्रतिरोध क्षमता। इस डोमेन में ऐसे संकेतक शामिल है जो लोगों के अपने आसपास की पर्यावरणीय परिस्थितियों के मूल्यांकन को मापते हैं और इको फ्रेंडली बिहेवियर यानी पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करने के पैटर्न का आकलन करते हैं। इसमें जंगल की आग और भूकंप जैसे खतरों को भी शामिल किया गया है। नौवां, लिविंग स्टैंडर्ड्स, जीवन स्तर। यह डोमेन मुख्य रूप से भौतिक सुविधा के स्तर को दर्शाता है, जिसमें कि इनकम यानी आय, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या वित्तीय सुरक्षा, आवास और संपत्ति के स्वामित्व आदि शामिल है। अगर इन सारे क्षेत्रों को एक साथ देखा जाए तो यह प्रमुख घटकों को सम्मिलित करते हुए हितों की एक बहुआयामी तस्वीर को चित्रित करने का प्रयास करते हैं। ये डोमेन सामूहिक रूप से जीएनएच इंडेक्स के लिए एक संरचना प्रदान करती है और उपरोक्त नीति उपकरणों का उपयोग करके भूटान की खुशहाली की प्रगति का लेखा जोखा रखने के लिए साधन के रूप में काम आती है। पांचवा पॉइंट, 2015 जीएनएच इंडेक्स रिपोर्ट यानी 2015 का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निर्देशांक रिपोर्ट। ए कंपास टुवर्ड्स अ जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी नामक यह रिपोर्ट विशेषज्ञों और आम जनता दोनों के उपयोग के लिए सर्वेक्षण से विस्तृत निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। आइए समझते हैं कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स किस तरह के नतीजे प्रस्तुत करता है। जिन लोगों ने 50% से कम में पर्याप्तता हासिल कर ली है वे अनहैप्पी, दुखी है। जिन लोगों के पास 50 से 65% डोमेन में पर्याप्तता होती है उन्हें नैरोली हैप्पी, संकीर्ण रूप से खुश कहा जाता है। जिन लोगों के पास 6 और 7 डोमेन में 66 से 76% के बीच पर्याप्तता होती है उन्हें एक्सटेंसिवली हैप्पी या व्यापक रूप से खुश कहा जाता है। और अंतिम समूह में लोगों की पहचान डीपली हैप्पी या गहराई से खुश के रूप में की जाती है, क्योंकि वे 77% या अधिक संकेतकों में पर्याप्तता का आनंद लेते हैं, जो कि 9 डोमेन में से 7 या 7 से अधिक के बराबर है। अल्कायर फॉस्टर पद्धति के एक प्रकार का उपयोग करते हुए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस 3 प्रकार के परिणाम दर्शाता है। हेड काउंट यानी व्यक्तियों की गिनती, इंटेंसिटी या तीव्रता और ओवरऑल जीएनएच इंडेक्स समग्र जीएनएच निर्देशांक। हेड काउंट से तात्पर्य उन भूटानी लोगों की प्रतिशत से है जो खुश है, जबकि तीव्रता उन डोमेन की औसत संख्या है जिनमें अभी तक लोग खुश नहीं थे और अब खुश है। तो 2015 का जीएनएच इंडेक्स हमें क्या बताता है? अगर हम जीएनएच के स्तर के अनुसार भूटान निवासियों के 4 समूहों पर विचार करें तो 43.4% भूटानी गहरे या व्यापक रूप से खुश है। 91.2% ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस डोमेन के कम से कम 50% में पर्याप्त रूप से आनंद ले रहे हैं। 2015 जीएनएच इंडेक्स वैल्यू 0.756 है। जीएनएच इंडेक्स 2010 से 2015 में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा, 0.743 से 0.756 तक। जीएनएच के 9 डोमेन में देखते हुए कुल मिलाकर लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। इस समय के दौरान भौतिक कल्याण की तरफ एक जोरदार वृद्धि हुई। आय, आवास, संपत्ति, इसके अलावा 20% भूटानी लोगों ने सेवाओं तक उनकी पहुंच में वृद्धि देखी। बिजली, स्वच्छ पानी, साफ सुथरा कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य देखभाल। सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने से कई लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ।
इसीलिए नागरिकों के घरों और जीवन में कई सुधार हुए, जो कि भूटान जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए नहीं है। फिर भी एक ही समय में सभी मनोवैज्ञानिक कल्याण संकेतक में काफ़ी कमी आई है। कई लोगों ने संबंधित की और शिष्टाचार के भावना को महसूस किया, जिसे ड्रिगलम नमजा के नाम से जाना जाता है। औपचारिक शिक्षा में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, जहां 2010 में 15 से 20 साल के 11% युवा निरक्षर थे, वहीं 2015 में यह केवल 5% थे। 2010 में 59% भूटानियों ने सकारात्मक भावनाओं जैसे शांति, करुणा, क्षमा, संतोष और उदारता को सप्ताह में कुछ बार महसूस होने की सूचना दी थी। 2015 तक यह गिरकर 51% हो गया था। जीएनएच के अवलोकन में हम यह कह सकते हैं कि सच्ची संतुष्टि न कि केवल स्वयं बल्कि दूसरे भी खुश है, इससे बढ़ती है। हमें सराहना करनी चाहिए कि भूटान में प्रसन्नता की खोज सामूहिक है। हालांकि ऐसी भावना को अपने आप को अंदर से महसूस करना होता है। जीएनएच की 9 डोमेन संरचना उस मल्टी डायमेंशनल परस्यूट या बहुआयामी खोज को समझने का प्रयास करती है। मैं विवरण में लिंक प्रदान कर रहा हूँ, वहाँ आप पूरी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये लेख और रिपोर्ट है जिसका उपयोग मैंने वीडियो के लिए किया है। कृपया अधिक जानकारी के लिए इसे देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये कुछ ऐसे एक्रोनिम्स हैं जो आपको इस कॉन्सेप्ट का अध्ययन करने में मददगार होंगे। आपसे दोबारा जल्दी मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। लेकिन इसके बीच में अगर आपको ये वीडियो मददगार लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, वीडियो पर अपने विचार कमेंट करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक शाश्वत विश्व का निर्माण करने की तरफ अपना संपूर्ण साहस से प्रयास करें। धन्यवाद।